हो जाएगा, या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूं कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स। तो व्हाट इज दिस, मतलब अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, डन है। ये रिएक्शन एक टिकटॉकर का है, इग्नोरेबल है, लेकिन ये रिएक्शन क्यों आया? इंडिया ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन करने का फैसला किया, जिसमें टिकटॉक टॉप लिस्ट पर है और इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है जिसके मिलियंस ऑफ यूज़र हैं। क्या इंडिया का ये फैसला सही है? क्या इसका इम्पैक्ट चाइना पर पड़ सकता है? क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ सकता है? क्या इसको बैन करना इतना आसान होगा? क्या 59 ऐप्स में ऐसी ऐप्स शामिल नहीं की गई जो आपके जहन में हैं कि होनी भी चाहिए थी? क्या ये टेम्पररी है या परमानेंट है? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आपके जहन में भी हैं, मेरे जहन में भी है। आइए इस वीडियो में उनके जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मेरा नाम है फवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। इंडिया ने बहुत बोल्ड मूव लिया है चाइना की 59 ऐप्स को बैन करने का। ये फैसला क्यों लिया गया? कहा यह जा रहा है, जिसके बारे में दो राय हैं जो मुझे समझ में आई हैं, जो मैंने देखी हैं सोशल मीडिया पे। एक राय ये है कि इंडिया और चाइना का जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एलएसी को लेकर, कहा जा रहा है कि 1962 के बाद सबसे सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है और बहुत सी फेक न्यूज़ और सनसनीखेज न्यूज़ भी आ रही हैं कि चाइना इंडिया में घुस गया है, इतने किलोमीटर इलाके पे कब्जा कर लिया है, लद्दाख और गलवान और पता नहीं क्या क्या। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं आ रहे, जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर एक इरिटेशन है, एजिटेशन है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट या चाइना बॉयकॉट जैसे कैंपेन्स भी चली थी रिसेंटली। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था और ये भी बताने की कोशिश की थी कि कितना आसान होगा इंडिया के लिए या कितना मुश्किल होगा इंडिया के लिए चाइनीज़ प्रोडक्ट से छुटकारा हासिल करना या मैन्युफैक्चरर से छुटकारा हासिल करना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। दूसरी राय ये है कि बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये जो बैन करने का सिलसिला है नहीं, काफ़ी अरसे से इस पे काम चल रहा था, लेकिन इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट ने इसको एक अपॉर्चुनिटी दे दी, जिसकी वजह से ये बैन कर दिया। और आई थिंक ये ज़्यादा इफेक्टिव है और लोग बहुत खुश हैं। अगर आप सोशल मीडिया स्पेशली ट्विटर पर देखो तो लोग तो जश्न मना रहे हैं। टिकटॉक सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त है इस लिस्ट में, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बवाल हो ही चुका है। जब से टिकटॉक आया है 2018 से लेके 2020 आज तक कितनी बार इसको बैन करने की कोशिश की गई। इंडिया मद्रास में इसको बैन किया गया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन बाद में फिर खोल दिया गया था। अब फिर बात की जा रही है क्योंकि बहुत से लोगों ने टिकटॉक के खिलाफ पिटीशंस डाले हैं कोर्ट्स में कि ये हमारे संविधा के ख़िलाफ़ है, यानी कि हम लोगों के कल्चर्स को ख़राब कर रही है और एक गलत किस्म का माइंडसेट क्रिएट कर रही है, स्पेशली इन यंग जनरेशन में। टिकटॉक के बारे में अगर हम बात करें तो टिकटॉक के 661 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं जस्ट ओनली इन इंडिया। बहुत बड़ा और ह्यूज चंक है। ये नंबर याद रखिएगा, इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ कि मैं ये नंबर आपको क्यों बता रहा हूँ। लेकिन टिकटॉक के इतने ज़्यादा यूज़र्स होने के बावजूद क्या इंडिया इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है टिकटॉक के ज़रिए? मेरा नहीं ख्याल। 2019 दिसंबर की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इंडिया से 25 करोड़ रुपीज़ ही रेवेन्यू जनरेट हुआ, हालांकि 661 मिलियन यूज़र्स हैं, तो बहुत कम है। तो इस वक्त वो टॉप पे नहीं आता रेवेन्यू जनरेशन में। हाँ, मोस्ट कंज्यूमिंग ऐप में आ सकता है। जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ रेवेन्यू जनरेट करती हैं टिकटॉक के ज़रिए, उनमें अमेरिका और चाइना इटसेल्फ हैं। अमेरिका के 165 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं, जो कि 855 मिलियन डॉलर्स रेवेन्यू जनरेट करता है 2019 तक। चाइना के इटसेल्फ 197 मिलियन यूज़र हैं और वो 331 मिलियन डॉलर के करीब रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन में इंडिया इतना ज़्यादा आगे नहीं है कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़, लेकिन डेटा इज़ किंग। मैं आपको सिंपल से वर्ड में समझाता हूँ कि डेटा इज़ किंग क्यों है। इस वक्त आपके पास जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन हैं या मोबाइल्स हैं या ब्राउज़र्स हैं, आप देखते हो कि आपको एक इंटरेस्ट वाले एड्स पुश किए जाते हैं प्लेटफॉर्म्स की तरफ से। अब ये एड्स
क्यों आते हैं आपकी तरफ से? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स आप खुद सर्च करते हो, कुछ ब्राउज़ करते हो, कुछ आप वीडियोस के थ्रू देखते हो। तो ये सारा जो डेटा जमा होता है ये कंपनीज़ को प्रोवाइड किया जाता है और फिर कंपनीज़ थ्रो करते हैं ये सारे एड्स आपके मोबाइल्स पर, डिवाइसेस पर, अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ करते हो। तो डेटा इज़ किंग। जिस कंट्री के पास, जिस कंपनी के पास डेटा होगा वो बिलियन, ट्रिलियन और ऑक्टा मिलियंस, वट एवर द नंबर इज, उसमें खेलेगा। तो चाइना के पास इस वक्त ह्यूज नंबर ऑफ डेटा है जो किसी भी दुनिया के कंपनीज को सेल कर सकता है फॉर रेवेन्यू जनरेशन। तो ये तो बहुत सीरियस बात है। अगर ये डेटा उन लोगों से छीन लिया जाए या उसको ब्लॉक कर दिया जाए, आप सोच सकते हो कि चाइना पर कितना ख़तरनाक किस्म का इम्पैक्ट पड़ सकता है। उनकी फाइनेंशियल जो बोन है ना वो आगे पीछे हो सकती है। तो ये बहुत बोल्ड स्टेप है इंडिया की तरफ से, लेकिन इंडिया को भी नुकसान होगा क्योंकि चाइना और इंडिया के जो बायलैटरल टाइज हैं ट्रेड के, मल्टी बिलियन डॉलर्स के, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। चाइना चुप बैठने में से नहीं है। पहले तो वो एंगर दिखाएगा, बोलेगा कि हाँ भाई ये सही नहीं है, फलाना ढिमाका, लेकिन बाद में जो उसके टैक्टिक्स हैं साइबर वॉर करने के, डिजिटल वॉर करने के, हो सकता है LAC पे दोबारा पंगे शुरू कर दे, कुछ नहीं पता। तो उसकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा आई डोंट नो। लेकिन क्या ये स्टेप इंडिया की तरफ से जो लिया गया है परमानेंट है या टेम्प्ररी है? अगर आप हिस्ट्री में देखो, जो मद्रास में बैन हुआ था टिकटॉक, 5 या 6 दिन बैन हुआ था और उसके बाद से वो बैन हटा लिया गया था। उसके बाद भी बहुत सारे स्टेट्स ने बैन लगाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाइना पे प्रेशर डालने के लिए टैक्टिक्स यूज़ किए गए हैं क्योंकि ह्यूज कंज्यूमर है इंडिया में। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी कि जो रेवेन्यू जनरेट किया है, हालांकि इट्स जस्ट लाइक चेरी ऑन द टॉप है, मगर फिर भी लेकिन इंडिया को इससे थोड़ा बहुत नुकसान होगा। कुछ हज़ार जो हैं जॉब्स जाएंगी क्योंकि इन ऐप्स के जितने भी ऑफिसेज हैं, ज़्यादातर ऑफिसेज इंडिया में हैं जिनके एम्प्लॉयज़ अबाउट 1500 जैसे टिकटॉक के हैं, अबाउट 200-300 लाइकी के हैं और यूजी ब्राउज़र्स के हैं। तो कुल मिला के फ्यू थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स लॉस होंगी। अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी ऑन हाई, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, रेवेन्यू जनरेशन, और बहुत सी जो कनेक्टेड कंपनीज़ होती हैं इन एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट थ्रो करने के लिए, और बहुत सी थर्ड पार्टी कंपनीज़ जो कनेक्टेड होती हैं इन एप्लीकेशन, इन कंपनी ओनर्स के साथ, हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें पता लगे कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया पे। चाइना पे तो पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया, ऐसा ह्यूज इम्पैक्ट ऑन चाइना। और मेरा नहीं ख्याल कि चाइना चुप रहेगा इनको बैन करवाने के लिए। अब दूसरी बात यह है कि ये बैन तो हो जाएंगी गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल ऐप स्टोर पर, लेकिन आप लोगों को नहीं मालूम कि आप एंड्रॉयड के लिए APKs डिफरेंट ज़राए से डाउनलोड कर सकते हो। टोरेंट भी है और बहुत सी ऐसी ऐप्स भी हैं जो मोड ऐप्स देते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या उसको बैन किया जाएगा? आई डोंट नो। iOS ऐप स्टोर के एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए अगर आपके पास जेल ब्रेक मोबाइल है तो आप डाउनलोड कर सकते हो इलीगल ऐप, नो प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ स्टोर्स पर बैन करने से ये मामला हल नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो कंज्यूमर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशंस को, मिलियंस की तादाद में जो यूज़र्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, क्या उनकी एप्लीकेशंस को ऑटोमेटिकली डिलीट किया जाएगा मोबाइल फ़ोन से? क्या गूगल सर्विस ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेगी या iOS ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेगा ऑटोमेटिक इन एप्लीकेशंस को डिलीट करेगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ, आप इसका जवाब मुझे देने की कोशिश ज़रूर करना कि ये मुमकिन भी है कि नहीं है। क्या जो ऑलरेडी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उनके पास अपडेट कंटेंट्स आएंगे, वो कंटेंट्स ब्लॉक होंगे? ये भी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। और वो कंटेंट्स जो वो शेयर करना चाह रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए, क्या उनको ब्लॉक किया जाएगा? ये भी एक क्वेश्चन है। इसको बैन करना इतना आसान होगा कि आप VPN के ज़रिए ये एप्लीकेशंस यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि चाइना में फेसबुक, गूगल बैन है, लेकिन वो VPN के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। कर पाओगे आप? इसको रोक पाओगे? ये भी एक बिग क्वेश्चन है। मुझे लगता है इसको बैन करना इतना आसान नहीं होगा, कॉम्प्लेक्सिटी है। भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हैं, जाहिर सी बात है, बड़े
माइंड्स बैठे होंगे वहाँ पर, उन्होंने कुछ सोचा ही होगा, लेकिन एज अ कंज्यूमर मैं क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास जवाबात हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अब बात करते हैं कि इस लिस्ट में ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो मिसिंग हैं। मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों का क्या ख्याल है इस 59 एप्लीकेशन लिस्ट के बारे में। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि पबजी और जूम को भी बैन करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि पबजी साउथ कोरियन कंपनी है और जूम जो है अमेरिकन कंपनी है, तो उसका इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको आप लिस्ट से आउट कर सकते हो। पर्सनली मैं समझता हूँ जो शॉपिंग ऐप्स होती हैं जैसे कि अलीबाबा है, अलीबाबा एक्सप्रेस है, HD गेट है, विश है, इस तरह की एप्लीकेशंस को भी बैन करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं फॉर शॉपिंग। तो शॉपिंग एप्लीकेशंस को भी कंसीडर करना चाहिए था। हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेज पर करें, आई डोंट नो। तो होल सिनारियो को देखने के बाद मैं ये ईजिली कह सकता हूँ इट्स अ बोल्ड मूव फ्रॉम इंडिया। अब ये कब तक चलेगा, कितना परमानेंट होगा, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। पर्सनली कहूँ ये परमानेंट नहीं होगा, जस्ट फॉर प्रेशराइज टैक्टिक्स, नथिंग एल्स। तो इतने ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताइए आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे से खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.